स्टूडेंट्स, दी एनएफए फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस क्लास में हमारे डीएसई फिजिक्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट फिजिक्स का जो थर्ड सेमेस्टर का है, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे डीएससी जो डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक कंपल्सरी पेपर जो है, जिसका टाइटल है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसका सिलेबस हम लोग ने कर लिया है। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां पे पूरी चीजों को, उस पर्टिकुलर पेपर के चारों यूनिट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो बच्चे फिजिक्स में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन पे, उनके लिए एक थर्ड सेमेस्टर पे एक फिजिक्स का स्पेसिफिक पेपर उनको इलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सांख्यिकीय यांत्रिकी का परिचय या सांख्यिकीय भौतिकी, जिसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस पेपर के एक आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इस पेपर को नहीं पढ़ेंगे, चूँकि मैं ये क्लास बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव ज़्यादा रहेगा कि नंबर हमें कैसे कंटेन कर पाएँ। और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं डीएससी के भी सिलेबस को, जो पेपर बच्चे स्टार्ट इलेक्ट करेंगे मैक्सिमम, उसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग नेक्स्ट सेमेस्टर, आने वाले सेमेस्टर में उसको भी कवर करेंगे। मतलब डीएससी भी पढ़ेंगे और डीएससी भी पढ़ेंगे। तो इस वाले सेमेस्टर में हमारे इस पेपर में हम कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमम कर सकते हैं, और वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिसको अपन मोस्ट प्रोबेबल है जो हमारे एग्जाम में आने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया है थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो कॉमन फिजिक्स का पेपर है, कंपल्सरी पेपर है, वो 75 नंबर का होने वाला है। लेकिन इलेक्टिव पेपर का ब्लूप्रिंट जो हमको जहाँ तक गया था, ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें 40 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो ओवरऑल कुछ सिलेबस हमारे डीएससी से मैच खाते हैं। मैच खाते हैं इन द सेंस कि हमको, अगर आपने वो वाले सिलेबस को कंप्लीट पढ़ा है, तो बहुत सारा सेक्शन वहाँ पे कवर होता है, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग उस सिलेबस को, जो डीएससी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस है, उसको हमने जो कवर किया है, उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये पेपर 100 नंबर का है जी, ठीक? इसमें पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, और यहाँ पर भी 4 यूनिट बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इस पेपर को एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इलेक्टेड पढ़ाने वाला हूँ। हर यूनिट को 2-3 क्लास बस, उससे ज़्यादा नहीं। और एक लंबे, थोड़े बड़े लेंथ के क्लासेस में हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ट अप करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हैवी फिजिक्स का पेपर है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के कंपैरिजन में ये वाला पेपर थोड़ा हैवी है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े डीपर हैं, बट सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पे यूनिट वाइज़ देखें तो 4 यूनिट में ये भी सिलेबस बँटा हुआ है। तो इन 4 यूनिट में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे कवर हो चुके हैं, उसे अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे यूनिट नंबर 1 का, इस पेपर का यूनिट नंबर 1, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन एन आइडियल गैस का मैक्सिमम टॉपिक, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले पेपर में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप उसे वहाँ से पढ़िए, उतना सेम चीज़ वहाँ पर भी लिख के आएँगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख के आएँगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी मैक्सवेल ने जिस प्रकार से दिया था, जो एक लॉन्ग हम लोग डेरिवेशन निकाले थे, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन गूगल आउट कर लीजिएगा, एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट डायग्राम के साथ मिल जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मीन, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैथमेटिकल प्रूफ इसका हम लोगों ने उस पेपर में किया हुआ है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एक नया टॉपिक है, मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये बुक में कवर मिल जाएगा आपको। हाँ, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैसेस हमने किया हुआ है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, वो हमने निकाला है, वही टॉपिक है ये। कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो निकाल के लेके आते हैं, सिग्मा जिसकी वैल्यू होती है। एस्टिमेट ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर एंड मीन फ्री पाथ, ये भी ऑलरेडी हमने किया हुआ है वहाँ पर, तो ये इन सेक्शन को आप करिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी बहुत अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास से श्यानता, ट्रांसपोर्ट सॉरी मोमेंटम, मतलब उसमें गैसों की श्यानता क्या होती है, गैसों में संवेग किस तरह से स्थानांतरित होता है, और गैसों में डिफ्यूजन कैसे होता है, जो पढ़े हैं वही सारा चीज है।
एंड इंटर रिलेशनशिप उन उन तीनों चारों के बीच, तो वो ओके हो जाएगा आपको। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये सेक्शन का मैक्सिमम टॉपिक हम लोग वहां पर कवर किए। तो इस यूनिट का ये जो एक दो चीजें छूट रही हैं उसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेशली इसे आप बिहेवियर ऑफ रियल गैस का जो कंसेप्ट है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब उसे अपन कहीं पे कवर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके इस पेपर के यूनिट नंबर 2 को, क्योंकि इसका हमने कुछ भी वहां पे कवर नहीं किया है और ये पूरा पूरा नया है। या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या आपको जरूरी है, वो यहाँ से एक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हुए आएगा। अच्छा, 15-15 क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक-एक घंटे की। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको एक-एक घंटे के 15 क्लास में ये सिलेबस कवर करना है। ऐसा इनके अकॉर्डिंग ने इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है। वैसे यूनिट नंबर 2 के लिए भी 15 क्लास इन्होंने दिया है, एक-एक घंटे का, मतलब कायदे से कहा जाए तो 15 घंटे का ये यूनिट नंबर 2 है। हम उसे उतना ज़्यादा नहीं देंगे। मैं 2 क्लासेस में इस यूनिट को कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 2 क्लास, हाँ, बड़े ज़रूर रहें क्लास, इसका मतलब ये नहीं कुछ 50 मिनट, 1-1 घंटे के 2 क्लास में हम लगभग-लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से यूनिट नंबर 2 से कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। रफली मैं इस यूनिट के सिलेबस के बारे में बात करूँ, ये थ्योरी टॉपिक है। माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रियोरी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एन्सेम्बल्स के बारे में अपन जानेंगे। मैं बताऊंगा इसके बारे में, सारी चीजें हम देखेंगे जरूर। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पोस्टुलेट क्या होता है इक्विलिब्रियम का। अब बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने के लिए कोई टॉपिक यहाँ पे बनता है तो ये है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इसे हम करेंगे, कंपलसरी फॉर्म में करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। इसमें से कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, जैसे फेज स्पेस, फेज ट्रेजेक्टरी, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है फेज स्पेस का, और क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस क्या होता है। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ये बड़े मार्क्स के नहीं बनते। आपसे बोल देगा कि निम्न को परिभाषित कीजिए, 2-2 मार्क्स के 5 आइटम दे दिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक, फेज स्पेस, फेज ट्रेजेक्टरी, फेज सेल का वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ये पर कवर करिए। ये थ्योरी है। इस यूनिट में आराम से आप नंबर खींच सकते हैं, आराम से। मैक्सिमम थ्योरी है इसमें, बट कंसेप्ट यहीं से बिल्ट अप होगा। अगर यहाँ के कुछ बेसिक चीजों को आप नहीं जानेंगे तो आगे की यूनिट नहीं बनते ना इसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक मैथमेटिकल टॉपिक है, नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, और फ्री पार्टिकल जब 3 डायमेंशन में रहेगा तो नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट अपन कैसे निकालेंगे, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसे मैं कवर करूंगा, जो कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आसानी से आपको मिलेगा वहां पर। तो 2 टॉपिक यहाँ पे इस यूनिट में है जो कि 110% चांसेस है कि एग्जाम के पेपर में रिफ्लेक्ट होना ही है। एक बोल्ट्जमैन रिलेशन है और एक ये लास्ट वाला अंडरलाइन, और बाकी थ्योरी है वो भी आने वाला है। तो लगभग 2 बड़े क्लासेस में ये इस यूनिट को कवर करूंगा, ठीक। अगले यूनिट में देखिए फिर ये एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के बाद जो अगला सेक्शन है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी अपन को कुछ बेसिक चीजें जाननी है। उसके बेसिक लॉ क्या होते हैं, जिसमें बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, तो ये यूनिट भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा, इसमें से एक दो चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी वहां पे कर चुका हूँ उस वाले सिलेबस में, जिसमें एक नाम है दिख रहा है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी एक लेक्चर डला हुआ है डीएससी वाले सिलेबस में, आप आसानी से उसको वहां पे कवर करेंगे। उसके अलावा जो चीज है वो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक, कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, प्रूफ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम हमने कर चुका है। तो एक टॉपिक तो यहाँ पे दिख गया जो कि ऑलरेडी वहां पे हमने पढ़े हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। बाकी ये यूनिट हम कवर करेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 में बोस आइंस्टाइन लॉ एंड एप्लीकेशन अपन को करना है। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, हीट कैपेसिटी के लिए कैसे काम करता है, ये कैसे काम, इसमें से आधा चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये वाला सेक्शन देखिए, हूबहू इसी पेपर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो थ्योरी ऑफ रेडिएशन का पूरा पूरा पोर्शन आपने जो डीएससी में आपने पढ़ा है वहां से हो जाएगा, जिसमें स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ब्लैक बॉडी के बारे में क्या होता है, प्लांक का क्वांटम नियम क्या था ब्लैक बॉडी के बारे में, लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है। आप जरूर जरूर उसको प्रिपेयर करिए कि प्लांक ने ब्लैक बॉडी के लिए क्या रिलेशन दिया था, और उसके रिलेशन के थ्रू हम डिडक्शन करते हैं क्या क्या चीज को जी, वीन के डिस्प्लेसमेंट लॉ को ऑलरेडी नोट्स में भी किया हुआ है,
रेले के नियम को भी किया है, स्टीफन के नियम को भी मैंने डिराइव किया है मैथमेटिकली, और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कहाँ से? प्लांक के नियम से। तो इतना चीज यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों डीएससी के सिलेबस में कवर कर चुके हैं। तो इस यूनिट का ये वाला पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। ये वाला पोर्शन नोट्स में, ये जो लास्ट लास्ट का जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना प्रूव करने वाला, ये लास्ट यूनिट के नोट्स पे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है मैथमेटिकली। उसका मैंने वीडियो अलग से नहीं डाला है, चूंकि आप प्लांक का नियम वाला वीडियो देखेंगे तो ये वाला सेक्शन, ये कैसे कैसे प्रूफ हो रहा है, वो आसानी से आपको नोट्स देखने से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन बस है वहां पे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। तो इस यूनिट का भी इतना पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें भी अपन बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और एक नया टॉपिक है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 2-3 क्लासेस में इसको समेटूंगा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो फिर इस पर्टिकुलर सिलेबस को, जिसका टाइटल डीएससी फिजिक्स है, इसमें लगभग मैं 8 से 5-6 मतलब हर यूनिट के 2 से 3 क्लास करके, एक यूनिट नंबर 1 तो आप वहां से करेंगे, यूनिट नंबर 2 हम पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 अपन पूरा पढ़ेंगे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और यूनिट नंबर 4 का लगभग 50% पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ का यूनिट नंबर 1 भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये रहा भाई सिलेबस। सिलेबस से आगे आप स्ट्रिक्ट रहना है, तब जाके आप स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो मैं अपने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइटल के थ्रू। ये सिलेबस मैंने फिर से लिख दिया है, तो इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यूनिट नंबर 2 के सिलेबस को अच्छे से हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, बेसिकली क्या क्या चीज है? माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रियोरी, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एंसेंबल्स, ये सब जो चीज है। अब सिलेबस तो आप देखेंगे ही। ओवरऑल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया अपन लेंगे, और फिर मेन टॉपिक की ओर यहाँ पर मूव करेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, जिसको अपन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता क्या है, या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से जो फिजिक्स आपको पढ़ने को कहा जा रहा है, वो होता क्या है। तो भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में आपने जो चीज पढ़ा है, वो मैक्सिमम हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनगिनत हैं। अनगिनत है कहने का मतलब कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते। कोई भी आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो 2 लीटर 3 लीटर गैस को मिला देंगे, या गैस का कॉम्बिनेशन है, उसमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स की संख्या, स्थिति, वेग, मोमेंटम, ये सब आप निर्धारित कर सको। तो सिस्टम चूंकि उनसे बनता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो चीजों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसके एक एक पार्टिकल की स्टडी भी आवश्यक है। जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी हैं तो आप अपने आप में एक सिस्टम है। तो ह्यूमन बॉडी के सबसे बेसिक रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल या कोशिका, कोशिका के अकेले स्टडी से ही हमको बहुत सारा ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, कि उसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कैसे एक एक सेल की कॉपीज से, रेप्लिकेशन से, वो एक एक सेल्स के डुप्लीकेशन से हमारे बॉडी का अलग अलग सेक्शन, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बना है। अब आपको पता है कि बॉडी के सेल्स भी अलग अलग हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, टिश्यू का सेल्स है, हार्ट का मसल जिस चीज से बना है वो अलग टाइप का है, लंग्स जिससे बना है वो अलग है, बोन के टिश्यू अलग हैं, हेयर के टिश्यू अलग हैं। तो आपके पास वेराइटी है। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जब नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तब उसको प्रोबेबिलिटिक लॉ के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना होता है। तो 2 टर्म आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक कहा जाता है मैक्रो स्टेट, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थूल स्तर। स्थूल स्तर या मैक्रो स्टेट कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम बाहर से कैसे दिखाई देता है, उसके मेजरमेंट के लिए जो पैरामीटर हैं, जैसे आप स्वयं में, आपका शरीर, आपकी बॉडी एक सिस्टम है, वो आप जैसे दिखाई देते हैं आकार विकार में आपका, तो क्या क्या पैरामीटर हैं आपको आकार को देखने के लिए? आप औसतन अपना वजन बताते हैं किसी को, आप अपना हाइट बताते हैं किसी को, ठीक, आप अपना रंग बताते हैं किसी को, आप अपनी मतलब रंग रूप की जो आकृतियां, ठीक,
तो वो आपका स्थूल स्तर है, मतलब एक सिस्टम निकाय बाहर से बृहद रूप से कैसे दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो स्टेट। तो किसी निकाय के सिस्टम की वृहद स्तर की औसत या सामूहिक विशेषताओं को ही क्या कहा जाता है? मैक्रो स्टेट कहा जाता है। आगे चल के ये सारे वर्ड की चीजें मैथमेटिकल कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई कि ये मैक्रो स्टेट क्या होता है या स्थूल स्तर क्या होता है। इसलिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी बहुत जरूरी है। अर्थात यह सिस्टम की बाहरी दिखावट को प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल स्तर बोलते हैं या फिर इंग्लिश में मैक्रो स्टेट करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब चीज क्या है जी? उसका मैक्रो स्टेट है। आपकी बॉडी के एग्जांपल को कोरिलेट करूं तो आपका हाइट, आपका वेट, आपका रंग, आपकी आवाज, ठीक है? आपके चलने का ढंग, ये सब चीज क्या है? आपका स्थूल स्तर है, मतलब मैक्रो स्टेट है। ठीक? तो इसका फायदा क्या है? क्या विशेषता होता है किसी भी निकाय के मैक्रो स्टेट जानने से? आपको पूरे निकाय का संपूर्ण एक वर्णन मिलता है। बाहरी अध्ययन देख के आप जान पाते हैं। निकाय के व्यवहार के अध्ययन में कम से कम पैरामीटर का यूज किया जाता है। कम से कम पैरामीटर, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक इंसान की कद काठी जाननी है, एक स्केच आर्टिस्ट को उसके बारे में बताना है, तो हाँ भाई हाइट कितना था, ठीक? किसी के बारे में अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो लगभग कितने वजन का रहा होगा, कितने उम्र का रहा होगा, कैसा दिखता था, क्या रंग था। तो ऐसे 4-5 चीजों को अगर आप मिला के इकट्ठा कर लोगे तो एक इंसान का पूरा एक आउटलाइन खींच सकते हैं। तो कम है, पैरामीटर्स की संख्या कम है ना, ठीक? हर पार्टिकल की स्थिति जानना आवश्यक नहीं है, मतलब वो सिस्टम कितने पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब हम अलग-अलग कर सकते हैं, पार्टिकल्स यहाँ पर अलग-अलग डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है, डिस्टिंग्विश हो सकता है वो, ठीक? टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट ऑफ एन पार्टिकल इज एन, कि अगर आपके पास एन पार्टिकल हैं तो उसको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो n+1 होता है। अब इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक? कोई भी उदाहरण, ये बाद में ये जितने थ्योरी हैं फिर ये कोड में बदल जाने वाले हैं, समीकरणों में बदल जाने वाले हैं, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी है। तो डिस्टिंग्विशेबल कहने का मतलब है कि आप अलग अलग कर सकते हो, आइडेंटिफाई हर पार्टिकल को कर सकते। सपोज उदाहरण, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास टोटल 4 पार्टिकल है। इन 4 पार्टिकल को आपको 2 बक्सों में रखना है और चारों पार्टिकल्स की आइडेंटिटी आपको पता है। आपके पास जगह कितना है? 2, और 4 पार्टिकल्स को आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाइज रखना है। तो क्या-क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि पहले वाले बक्से में 0 रहे, दूसरे बक्से में 4 रहे। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले बक्से में 1 ठो है, अगले में 3 ठो है। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले में 2 है, अगले में भी 2 है। एक तरीका ये हो सकता है कि इसमें 3 है और इसमें 1 है। और एक तरीका ये हो सकता है कि इसमें 4 पार्टिकल है पहले वाले में और इसमें 1 है। तो देखा जाए तो पार्टिकल नंबर ऑफ n कितना है जी? 4 है। और पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो वही चीज कह रहा है कि अगर n पार्टिकल हैं आपके पास, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके व्यवस्थित करने के जो तरीके हैं वो कितने होंगे? n+1 होंगे, एक ज्यादा, जहां पर कंडीशन ये है कि पार्टिकल्स की आइडेंटिटी अलग अलग है, ठीक? उसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वर्ड का मीनिंग वही है कि हम पहचान सकते हैं कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से उसको आपने अरेंज कर दिया। तो ये जो बाहरी विवरण को बताता है ये कहलाता है हमारा मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, ठीक? चलिए, आप इसके अंडरस्टैंडिंग को समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो का मतलब आप जानते हैं छोटा चीज होता है। तो माइक्रो स्टेट कहने का मतलब है कि वो जानकारी जो किसी सिस्टम के आंतरिक चीजों के बारे में, एक-एक कण-कण के बारे में बताता है, वो उसका माइक्रो स्टेट, या हिंदी में जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्तर कहते हैं, कहा जाता है कि किसी निकाय के हर कण, हर पार्टिकल की स्थिति, उसका वेग, उसका संपूर्ण जो भी जानकारी आपको चाहिए, विवरण, वो क्या कहलाता है जी? हमारा माइक्रो स्टेट कहलाता है। इंटरनल जानकारी, अर्थात यह निकाय की इंटरनल सूक्ष्म स्थिति है, इंटरनली, ठीक?
जिससे यह पता चलता है कि हर कण कहाँ और कितनी गति से चल रहा है। तो कहाँ है उसको जानने के लिए आपको चाहिए पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कितनी गति से चल रहा है उसको जानने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए। तीनों डायरेक्शन में अगर तो Vx, Vy, Vz चाहिए, और कितने अमाउंट में गति कर रहा है अगर m द्रव्यमान का कण है और किसी अमाउंट में गति कर रहा है तो मोमेंटम की परिभाषा mv से, मास इनटू वेलोसिटी से आप उसका मोमेंटम भी बताओगे। गति का जो शिफ्टिंग होगा मोमेंटम से डिफाइन होगा। तो एक-एक कण, एक-एक पार्टिकल की क्या स्थिति है, मतलब क्या कोऑर्डिनेट्स हैं और क्या उसके वेलोसिटी है, क्या उसके मोमेंटम है, उन चीजों को जानना क्या कहलाता है? सूक्ष्म स्तर कहलाता है। ठीक? अब उदाहरण के लिए आपकी बॉडी से अगर हम लोग जाएँ तो इंटरनली आप एक-एक चीज़, सबसे छोटी इकाइयों किस चीज़ से मिलके बने हो जी? सेल से मिलके बने हो, कोशिकाओं से मिलके बने हो। अब मैंने कहा कि एक-एक कोशिका का भी अलग-अलग पार्टीशन है। लंग्स के टिश्यू अलग हैं, हार्ट के टिश्यू अलग वैरायटी के हैं, बोन्स के अलग हैं, किडनी जिस टिश्यू से बना है उसकी वैरायटी अलग है, लीवर का अलग है। तो ये जो अलग-अलग वैरायटी मैं बोल रहा हूँ, ये आगे चल के एन्सेम्बल्स बनेंगे। एन्सेम्बल्स, जिसको हम लोग 2-3 प्रकार के एन्सेम्बल्स आपके सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। एक जैसे प्रकार के अणुओं का समूह, जिसमें इसमें आप 3 वैरायटी पढ़ेंगे। कैनोनिकल एन्सेम्बल होता है, ग्रैंड कैनोनिकल एन्सेम्बल होता है। गिब्स ने जो वैरायटी दिया है, वो आएँगे अपन। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि जो इंटरनली बहुत सूक्ष्म जानकारी है, वो क्या है हमारा? सूक्ष्म स्तर की बात है। क्या विशेषता है जी? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? बहुत सारी थ्योरी को पॉइंट में लिखने की कोशिश है यहाँ पर, ताकि आप आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर सकें। किसी निकाय के प्रत्येक कण की संपूर्ण जानकारी, एक-एक कणों की। अब माइक्रोस्टेट की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 मोल द्रव्यमान अणु अगर हैं आपके पास, तो उसमें लगभग 6.02 गुणित 10 की घात 23 अणुओं की संख्या होती है। मतलब ये एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है, 10 टू द पावर 23 कितने? 1 मोल में। जबकि गैस को स्टडी करिए या थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करिए तो वो बहुत कई लीटर, कई बड़े चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो प्रायोगिक रूप से ये असंभव है ना इसको कैलकुलेट करना, याद करना, ये समझना इस चीज़ को कि प्रायोगिक रूप से सूक्ष्म स्तर को एग्ज़ैक्टली कैलकुलेट करना बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, असंभव है। इसी के ऊपर बना है जो पूरा प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट है। एक मैक्रो स्टेट के बहुत सारे माइक्रो स्टेट होते हैं। एक मैक्रो स्टेट के बहुत सारे माइक्रो स्टेट होते हैं, कहने का मतलब कि मैक्रो स्टेट्स जिन चीजों से मिलके बनता है वो माइक्रो स्टेट कहलाता है। मतलब स्थूल स्तर जिनसे मिलके बनता है छोटे-छोटे चीजों से, उनको सूक्ष्म स्तर बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि आपकी हाइट है, आपका वेट है तो कितना मांस, कितना हड्डी, कितना, और एक-एक मांस के टुकड़े पे कितने कौन से सेल, एक-एक हड्डी पे कौन से सेल, और एक-एक चीज को अगर रखें तब जाके वो आपके माइक्रो स्टेट है। अब निकाय की जो एंट्रोपी होती है, जो डिसऑर्डर होता है, वो किसके बराबर होता है जी? माइक्रो स्टेट के बराबर। जैसे मैं कहूँ कि आपकी बॉडी 100 मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, ठीक? आपके शरीर में अगर 100 कोशिकाएँ हैं, वैसे ही अगर गैस की तुलना करूँ तो एक गैस का कंटेनर में मान लीजिए 500 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो 500 मॉलिक्यूल्स की संख्या है उसके एंट्रोपी के बराबर होगी, क्योंकि उन्हीं में डिसऑर्डर होना है। ठीक? एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था की माप है। तो उस मैक्सिमम संतुलन की स्थिति में जो वैल्यू माइक्रो स्टेट की आती है, वही निकाय की एंट्रोपी के बराबर होती है। हम यहाँ पर जो नॉर्मल वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं, उसको डीप में जाके और बहुत छोटे-छोटे सूक्ष्म स्तर के अणु परमाणुओं को कांसेप्ट में लेके उसको कंपेयर आउट कर रहे हैं एंट्रोपी से। एक माइक्रो स्टेट को सिर्फ एक माइक्रो स्टेट की सिर्फ एक ही खास व्यवस्था होती है ना? जैसे एक डीप, जैसे मैंने बोला कि अगर लंग्स के टिश्यू हैं तो लंग्स का कंस्ट्रक्शन करके रखें, हार्ट के टिश्यू हैं तो हार्ट का कंस्ट्रक्शन। जैसे आप गैसेस के मॉलिक्यूल्स H2O है, गैस के फॉर्म में या किसी प्रकार के अमोनिया गैस है, NH3 है, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 मिलके कोई गैस बन रहा है। तो एक-एक वैरायटी है उसकी। मतलब फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आर 2 टू द पावर n। यहाँ पर माइक्रो स्टेट में हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कौन-कौन से रंग का पार्टिकल है, कौन कैसा है, जब बहुत सारे सिस्टम मिक्स आउट होते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आइडेंटिफाइड हैं तो उसके जगह फिक्स हैं। अब मान लीजिए
अगर मैं अब माइक्रो स्टेट कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी सिस्टम के लिए, अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 4 पार्टिकल है टोटल, जिन्हें 2 बक्सों में डालना है। जगह कितनी है? 2। तो क्या-क्या वो तरीके हो सकते हैं? तो एक तरीका है कि पहले में 0, दूसरे में 4। एक तरीका ये है कि पहले में 1 और दूसरे में 3। तो मान लीजिए वो चारों पार्टिकल मेरे ए, बी, सी, डी हैं। तो पहला कंडीशन क्या चीज का है जी? कंपार्टमेंट 1, अगर मैं कंपार्टमेंट 1 और 2 बांटूं तो पहले में 0 और दूसरे में ए, बी, सी, डी ऐसे रखा आएगा ये वाला। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 1 और 3 का। तो 1 और 3 मतलब ए अगर यहां पर है तो बी, सी, डी यहां पर हो सकता है। अब चूंकि हम पार्टिकल्स को पहचानते नहीं हैं, सूक्ष्म स्तर में पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो अगर अब अगले बार अगर बी यहां पर है तो बाकी 3 यहां पर होंगे जिसको सी, डी, ए बोलोगे। अगर सी यहां पर है तो डी, ए, बी यहां पर है। और अगर डी यहां पर है तो ए, बी, सी यहां पर हो सकता है, क्योंकि आप पार्टिकल्स को पहचानते हैं, आपको आइडेंटिटी नहीं पता, वो जगह चेंज कर सकते हैं। अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है जी? पहले में 2, अगले में 2 हो सकते हैं, ऐसे। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अगर इसमें ए बी यहां पर है तो सी डी यहां पर होगा, ए बी सी डी। अगर ए सी यहां पर है तो बी डी यहां पर होगा। और भी कॉम्बिनेशन है यहां पर। अगर ए डी यहां पर है, ए के साथ तीनों का, है ना? तो बी सी यहां पर है। अगर बी सी यहां पर है, क्योंकि जगह चेंज हो सकता है, तो ए डी यहां पर है। अगर बी डी यहां पर है तो ए सी यहां पर है। और सी डी यहां पर है तो ए बी यहां पर है, इस तरह से। और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हाँ, और कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 और 1 का, कि पहले वाले पार्टिकल में 3 आए और इसमें 1 आए। तो उसमें भी लगभग मेरे को हमको 4 वैरायटी मिलेगी, ऐसी इसी तरीके से। जस्ट रिवर्स, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और एक और लास्ट पॉसिबिलिटी मेरी बनेगी कि शुरू वाले में 4 रहे और अगले में क्या हो जाए जी? 0 हो जाए। तो टोटल कितने माइक्रो स्टेट बन गए आपके पास? ठीक, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर से 4 और जोड़ेंगे आप उसमें, और ऐसा करके 11 4 15 और एक 16, तो 16 पॉसिबिलिटी। क्योंकि आप पार्टिकल्स को नहीं जानते, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो अपनी जगह आगे पीछे बदल सकते हैं, उसकी पोजीशंस भी बदल सकते हैं। इससे पहले सिचुएशन में हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि पार्टिकल्स को जानते हैं हम, आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, तो ये है। अलग-अलग हैं, लेकिन यहाँ पे आप सूक्ष्म स्तर पे पार्टिकल्स के बिहेवियर के लिए डिटेल में उसकी तो उनका जो रहने का जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना, प्रोबेबिलिटी की, वो इस तरह से है। तो टोटल 16 प्रकार मुझे मिले। 16 प्रकार मिले तो इसीलिए कहा गया है कि यदि मेरे पास n पार्टिकल हैं, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होगा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होगा 2 टू द पावर n होगा। मतलब n की जगह कितना? 2 की घात 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये मैथमेटिकली हमने ये बता सकते हैं कि 16 पॉसिबिलिटीज हैं इनको रखे जाने की 2 बॉक्सेस में। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक? बेसिक क्या कहलाता है माइक्रो स्टेट वो आपने समझ लिया, माइक्रो स्टेट क्या कहता है वो आपने समझ लिया। मैथमेटिकली यदि n पार्टिकल हैं तो माइक्रो स्टेट n+1 होंगे। मैथमेटिकली यदि n पार्टिकल हैं तो माइक्रो स्टेट 2 टू द पावर n होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको एक कंसेप्ट समझना है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहने का क्या तात्पर्य है। प्रोबेबिलिटी जो बेसिक आप जानते हैं जी, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है, जो इवेंट आपके फेवर में है, आई एम सॉरी, उसको टोटल इवेंट जितना है उससे आप भाग दे देंगे तो जो निकल के आता है चांस या एक संभावना, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहने का क्या तात्पर्य है उसको आप समझिए। क्या चीज को ये बताता है? कहने का तात्पर्य है किसी मैक्रो स्टेट को बनाने वाले माइक्रो स्टेट की कुल संख्या। कोई स्थूल स्तर कितने सूक्ष्म स्तरों से मिलकर बनता है, उसी को ही
थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है और जिसको डब्ल्यू या फिर ओमेगा लेटर से अलग-अलग किताबों में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किसी निकाय की जो बाहरी स्थिति है, जिसको हम लोग मैक्रो स्टेट बोलते हैं, को बनाने के लिए निकाय के अंदर कितने कणों की ज़रूरत हुई है और कितने तरीकों से उनको जमाया गया है। एक अरेंजमेंट है ना टिश्यू का, हार्ट का एक शेप है, बोन का एक शेप है और एक-एक कोशिकाओं को एक-एक सिस्टम की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिस्टमैटिक तरीके से रख के मतलब अरेंजमेंट्स को बना के उस चीज़ को बनाया गया है। और इसका एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, घर है आपका तो घर का बाहर से जो दिखता है, वो उसका आकार-विकार है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, छत कैसे है, रंग कैसे है, ठीक है? कलर कितना है, छत पक्का है कि कच्चा है, ये सब स्थूल स्तर है। लेकिन दीवार एक-एक ईंट से बनी है ना और एक-एक ईंट का जो पोजीशन है, जो उसका रखने की स्थिति है, जो उसका वजन है, वो क्या है माइक्रो स्टेट है। तो एक-एक ईंट को रख-रख के क्या बना है? अरेंजमेंट बना है ना। तो किसी स्थूल स्तर को बनाने के लिए किसी सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल हैं, उनको कितने अरेंजमेंट्स के थ्रू व्यवस्थित अपन रख सकते हैं या रखे गए हैं, उसकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे जब से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, वहीं पे पार्टिकल्स का या उस मैक्रो स्टेट का पाए जाने का चांस रहेगा। मैक्रो स्टेट का पाए जाने का चांस रहेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए उदाहरण के लिए ह्यूमन हार्ट नीले रंग के कोशिकाओं से बनता है और ह्यूमन का जो किडनी है वो पीले रंग की कोशिकाओं से बनता है। तो नीले रंग की कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह में शरीर के होगा, वहाँ पे उसका स्थूल स्तर पाया जाएगा, उसका मैक्रो स्टेट पाया जाएगा, जहाँ पे हम उस मैक्रो स्टेट को बोलेंगे हार्ट। कि नीले रंग की कोशिकाओं का संग्रह या अरेंजमेंट जहाँ पे होगा, आपकी बॉडी के अंदर वहाँ पे हार्ट पाया जाएगा और पीले रंग की कोशिकाओं का अरेंजमेंट जहाँ पे होगा, वहाँ पे किडनी पाई जाएगी। तो ये जो एक बिहेवियर बन के आ रहा है, वो मैक्रो स्टेट है और छोटे-छोटे चीज़ों को मिला के कॉम्बिनेशन जो बन रहा है अरेंजमेंट से, वो माइक्रो स्टेट है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है? तो जहाँ पे ज़्यादा अरेंजमेंट है उस चीज़ की, तो भाई हार्ट वहीं पे पाया जाएगा ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी उस प्रकार के कणों की सघनता जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पे पाई जाएगी, वो प्रायिकता है आपकी थर्मोडायनामिक प्रायिकता। तो सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता वहीं पे ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो इमेजिनेशन आपका माइंड पे आप थोड़ा इमेजिनेट करिए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भई सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता, कहने का मतलब है कि आपका हार्ट एक सिस्टम है। तो हार्ट के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है जी? जहाँ पे नीले रंग के कोशिकाओं का अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा है इकट्ठा होके, वो जो माइक्रो स्टेट है वो मिल के क्या बना रहा है? मैक्रो स्टेट बना रहा है। इसलिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक सिस्टम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, सिस्टम का बिहेवियर वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हम एक एवरेज स्टडी कर रहे हैं। तो वास्तविक निकाय, मतलब जैसे गैस हो गया, में कणों की संख्या लगभग मैंने बताया ना कि एवोगैड्रो नंबर 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। इस प्रकार इतने सारे कणों के हर पार्टिकल की वास्तविक या एग्ज़ैक्ट स्थिति आप नहीं जान सकते, असंभव है। अगर 100 पार्टिकल भी वायुमंडल में इधर-उधर उड़ रहे हैं, तो आप एग्ज़ैक्टली उनकी ट्रैजेक्टरी फाइंड नहीं कर सकते। जबकि लॉ तो ये बोलता है कि 1 मोल गैस में ही 10 टू द पावर 23 अणु हैं। तो हम नहीं बता सकते। तो इसलिए निकाय को ऊष्मागतिकी की प्रोबेबिलिटी के आधार पर समझा जाता है। तो एक प्रोबेबिलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो माइक्रो स्टेट को तो मैं और बाँटूँगा अभी खंड-खंड में। आगे आप जब एन्सेम्बल पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि ये एन्सेम्बल में और हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसका, ठीक? तो जब उसको छोटे-छोटे भाग में बाँट के हम मैक्सिमम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो स्टेट कहाँ पर है, वहाँ पे उस टाइप के बिहेवियर सिस्टम का उपस्थिति पाया जाएगा, ऐसे थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मानना है। इस प्रकार स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिजिक्स का ये सेक्शन का फाउंडेशन ही क्या चीज़ है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी पे आधारित है कि थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अपना फाउंडेशन बिल्ट अप करता है, अपने सारे
नियम कानून वहीं से चालू करता है। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहने का तात्पर्य है कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं जो मिलके किसी मैक्रो स्टेट को बनाते हैं, कितने नंबर ऑफ सूक्ष्म स्तर हैं जो मिलके किसी स्थूल स्तर को बनाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हुआ थर्मोडायनामिकली मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे अपन यहाँ पर कि अब एक उदाहरण आपको यहाँ पे दे रहे हैं जी ना, कैसे काम करता है ये चीज ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए n कणों को 2 बक्सों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि r कण पहले बक्से में, तो n में से r घटा के जो बचेगा वो दूसरे बक्से में जाएगा। तो इसको वेल डिफाइंड अरेंजमेंट क्या होगा इसका? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ना, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट क्या होगा जी? n फैक्टोरियल, n कणों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बटे r फैक्टोरियल, पहले बक्से में r फैक्टोरियल तरीके से रखा जा सकता है और दूसरे फैक्टोरियल में n माइनस r फैक्टोरियल जो बचे हुए कण है उसका। तो इतने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? NCR कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि n में से r का चयन करना। तो सूक्ष्म स्तर जो माइक्रो स्टेट की जो संख्या है, स्थूल स्तर मतलब r n माइनस r में क्या होगा? कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आर एन माइनस आर, जिसका मान क्या होता है? एन सी आर होता है। इसको चेक कर सकते हैं अब आप, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई मेरे पास 4 पार्टिकल है, उसको 2 ठो बक्से में रखना है मेरे को, ठीक, 2 बक्से में। तो अगर एक तरफ मैं आर रख दिया तो दूसरे तरफ कितना बचेगा जी? एन माइनस आर बचेगा। तो यहाँ पर एन का मान 4 है। और ये कैसे निकला था? ये जो अपन निकाले थे, क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था कि भाई 0 हो सकता है, 4 हो सकता है ना? 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 0 हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक, हम माइक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं ना, ये किस चीज को ढूंढेगा जी? माइक्रो स्टेट को ढूंढेगा। देखिएगा कैसे ये रिजल्ट देता है। ये तो अब देखिए, मान लीजिए यहां पर r की जगह 3 है, इस वाले स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। r की जगह 3 है और n माइनस r की जगह कितना बचेगा जी? वैसे में 1 बचेगा। और n कितना है? 4 है। तो नियम के अनुसार 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कट गया, कुल टोटल कितना है? 4। मतलब इस स्टेट से संबंधित माइक्रो स्टेट के ठो मिलेगा? 4 ठो मिलेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, जब 1 और 3 था तो कितनी पॉसिबिलिटी आई थी जी? 1 2 3 4। यही कहना चाहता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए माइक्रो स्टेट केटो है, सूक्ष्म स्तर केटो है। ये वो फॉर्मूला है मैथमेटिकली जो इस चीज को प्रूफ आउट कर रहा है, ठीक। अच्छा, मान लो पहले बक्से में 2 है, अगले में 2 है, मतलब r का वैल्यू 2 है, n माइनस आर की वैल्यू भी 2 है और n कितना है? 4 है। तो कितना मिलेगा? 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख लेता हूँ और 2 फैक्टोरियल, एक कट गया, 2 से 2 बार और 3 दूनी 6। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो 6 माइक्रो स्टेट मिलेगा। ये मैक्रो स्टेट है और इसके आधार पे 6 पॉसिबिलिटी और छोटे-छोटे भाग बन सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए, अगर 2-2 है, अगर 2-2 है तो कितने स्टेट हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके पास, ठीक। तो ये वो इस चीज को बताना चाह रहा है। यहाँ से देखिए पूरा ये कंप्लीट, ये इसका है ना, ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये टोटल इतना पूरा 6 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ जो मैं अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला था उसी चीज का ये देखिए क्लेरिफिकेशन है। ये फॉर्मूला बोलता है कि ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को बताता है, माइक्रो स्टेट को, और यही थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है मैथमेटिकली। आगे में जाके स्टैटिस्टिक्स जब भी हम चालू करेंगे ये सब चीज आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जरूर इसको ध्यान देके समझिएगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को या माइक्रो स्टेट को ये स्टेटमेंट बताता है। अब सर्वाधिक संभाव्य क्या होगा? सबसे अधिक मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट क्या होगा जी? मैक्रो स्टेट, नॉट माइक्रो स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आती है
उसको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जिसकी संख्या कितनी होती है मैंने बताया था 2 टू दी पावर n, प्रायिकता इसे निकालते हैं ना। जो हमारे फेवर का चीज है उसको टोटल चीजों से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2 टू दी पावर n से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितने माइक्रोस्टेट बनेंगे खंड खंड में, वो मिल जाएगा। और सर्वाधिक प्रोबेबल क्या होगा, तो जस्ट उसका हाफ 50% सिलेक्शन, वो आगे अपन जानेंगे। ये एक चीज है छोटा सा। तो ये एक मैथमेटिकली हमने एक एस्पेक्ट समझा। क्या फायदा है ये, क्या काम आता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, समझने का क्या तात्पर्य है। तो कोई भी निकाय सदैव माइक्रोस्टेट की ओर विकसित होता है जिसके सूक्ष्म स्तर सबसे ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि कोई भी निकाय उस मैक्रोस्टेट की ओर विकसित होता है जिसके सूक्ष्म स्तर सबसे ज्यादा होते हैं। फिर से उदाहरण समझिए, यदि नीले रंग की कोशिकाएं सबसे ज्यादा हैं उदाहरण के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ मैक्रोस्टेट बनेगा जिसको मैंने हार्ट कहा था। अगर पीले रंग की कोशिकाएं सबसे अधिक हैं तो उससे जुड़ा मैक्रोस्टेट का फॉर्मेशन होगा जिसको किडनी बोलोगे। और उदाहरण के लिए कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये कह रहा है कि किसी निकाय सदैव उस मैक्रोस्टेट को धारण करता है जिसके सूक्ष्म स्तर सबसे ज्यादा हो, जिस वैरायटी के ना, जिस वैरायटी के। तो ये एक बताता है हमको थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कि भाई ये इस तरह से कंटेन कर सकता है सिस्टम। और एंट्रोपी क्या चीज है जी, एंट्रोपी उस अव्यवस्था है जो अधिकतम प्रायिकता वाले मैक्रो स्टेट को चुनती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले मैक्रो स्टेट को जो चुनेगी वो उसकी एंट्रोपी कहलाएगी। इस प्रकार साम्य अवस्था में या इक्विलिब्रियम पर निकाय उसी मैक्रो स्टेट में होता है जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होता है। इस प्रकार इक्विलिब्रियम स्टेट ही सबसे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है किसी भी सिस्टम के पाए जाने की। हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में भी इस चीज को जाने समझे हैं कि सबसे नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि किसी भी सिस्टम के लिए आपको इक्विलिब्रियम का स्टेट प्राप्त करना है। ठीक। तो थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी है क्या, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जहां पे रहेंगे, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जहां पे पाए जाएंगे वहीं पे, देखिए एंट्रोपी कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जहां पे पाए जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्रो स्टेट बोल रहे हैं। मतलब सिस्टम वही रूप धारण करता है। और सिस्टम रूप कब धारण करता है, साम्य अवस्था की स्थिति में। तो इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वही मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी वहीं पे ज्यादा है पाए जाने की। कौन से स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसलिए वहीं पे सबसे ज्यादा एंट्रोपी भी रहेगा। एंट्रोपी के बेसिक कंसेप्ट को ये मत समझिएगा कि जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतना ज्यादा एंट्रोपी। यहाँ पे वो एस्पेक्ट नहीं है एंट्रोपी को समझने का। एंट्रोपी कहने का तात्पर्य है मैक्सिमम माइक्रो स्टेट, कितने ज्यादा माइक्रो स्टेट हैं और वो जिस रूप को धारण करते हैं, मतलब साम्य अवस्था की स्थिति में, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट को मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहा जाता है। सिस्टम के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं पे होती है और सिस्टम पे एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा वहीं पर प्रोबेबल होती है। तो ये एक कंसेप्ट है। एंट्रोपी की सांख्यिकी परिभाषा आप जानिए कि अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंट्रोपी को कैसे बोलता है। मान लीजिए किसी निकाय में म्यू ग्राम अणु है, जैसे 1 ग्राम है, 2 ग्राम है या 1 किलो अणु है। उसका वॉल्यूम है जी कुछ भी और निकाय की कुल ऊर्जा यू है। तब निकाय में यदि मैं अणुओं को गिनना चाहूं कि भाई म्यू ग्राम मेरे पास पदार्थ है या गैस है, उसमें कितने अणु होंगे, तो नियम ये कहता है कि जितने ग्राम हैं या जितने मोल हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दीजिए। तो जो भी आएगा, लेकिन रफली 10 टू द पावर 23 तो आएगा। चाहे 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 किलो है, कुछ भी है उसमें ये फैक्टर तो आने वाला है। इतने अणु हैं वो ये कह रहा है। अगर 1 ग्राम भी अणु है तो 6 इंटू 03, 6.03, 10 टू 23 अणु है। इसको आप एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हो क्या 10 टू द पावर 23 अमाउंट को, नहीं ना। इस प्रकार निकाय की किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए उष्मागतिकी संभावना W, जिसमें n कणों को मतलब ये बहुत नंबर, बड़े नंबर को मान लो, जैसे अभी तक मैंने उदाहरण ले रहा था दो दो बक्से में। अब दो दो बक्से नहीं, के कंपार्टमेंट बक्सों में यदि हम व्यवस्थित करते हैं, के कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 करते करते के तक जितने सारे बक्से, उसमें अगर हम लोग उन पार्टिकल्स को रख रहे हैं,
में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर भी सेल्स बने हुए हैं। कंपार्टमेंट के अंदर भी छोटे-छोटे सेल्स बने हैं जिसको G1, G2, G3 डैश 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 करते-करते कहाँ तक? G के स्तर, G के लेवल तक। प्रत्येक कंपार्टमेंट से संबंधित है, जिसमें N1, N2, N3 कणों को हमको रखना है। अर्थात मैक्रो स्टेट में कुल माइक्रो स्टेट की संख्या निकालनी है। वही एंट्रोपी कहलाएगी ना, थोड़ा-सा हेवी ज़रूर लगेगा बट बहुत ईज़ी सा कांसेप्ट है कि भई आपको एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अरेंज आउट करके रखना है और अरेंज आउट करके रखना है अलग-अलग बक्सों में और हर बक्से के अंदर भी उनको रखने के लिए सेल्स बने हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा था आपको कि भई 4 पार्टिकल्स को 2 बक्सों में रखिए ऐसा। तो टोटल n बराबर 4 है और आपके k का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर 2 है और इस k के अंदर में भी ना बहुत सारा जगह बना हुआ है। स्थान उसको बोलते हैं सेल। उस एक-एक एनर्जी लेवल पे और हर सेल की एनर्जी लेवल अलग-अलग है। हर सेल का वॉल्यूम आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्लांक कांस्टेंट के क्यूब के बराबर होता है, आगे बढ़ेंगे। तो ये पार्टिकल इसमें एक-एक एनर्जी लेवल पे अपने स्थान को चयन करेंगे, रखाएँगे। ये बोल रहा है ये जो G1 है, G2 है, ये एनर्जी के लेवल हैं। इसको बोलते हैं जीके तक, के तक जाएगा और के 1, 2, 3 डैश करके के तक जो जाने वाला है वो बक्सों की संख्या है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ये हैं। तो 3 स्थान हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको किसी चीज़ को अरेंज करना है और कितने सारी चीज़ को अरेंज करना है? लगभग 10 टू द पावर 23 चीज़ों को। तो एक मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट हैं उसे आप गिनना चाहते हैं, याद रखेंगे ये किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के वितरण या इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी लेवल पे रखने का कांसेप्ट नहीं है। इमेजिन करिए कि एक सिलेंडर भर का गैस पूरे वातावरण में फैला हुआ है और उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को आपको अलग-अलग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग में जमाना है। इसलिए ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यहाँ पे काम करता है, सिस्टम के एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देखने के लिए, ठीक? तो कैसे लिखोगे जी मैथमेटिकली उसको समझिए। लिखोगे कैसे? कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? N1, N2, N3 डैश 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 करके n के कणों को रखने की। तो कैसे रखेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ कण कितने हैं मेरे पास? तो n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल। उसके अंदर छोटा-छोटा समूह n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल डैश 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 करते-करते n के फैक्टोरियल क्योंकि NCR का कांसेप्ट है ना, क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए टोटल 4 पार्टिकल है और 2 ठो बक्से हैं और 2-2 के तरह के रख रहे हो, तो ऐसे ही रखे थे ना अपन, ध्यान ध्यान दीजिए कि 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल ऐसे करके और डैश 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 यही चीज़ आगे बढ़ रहा है तो एन टाइम तक। तो इतना तो हम लोग कर लिए थे कि मैक्रो स्टेट के हिसाब से माइक्रो स्टेट कितना निकलेगा। अब मान लेते हैं कि वो जो बक्से के अंदर में भी ना ऊर्जा के सेल्स बने हैं मान लो और उस ऊर्जा के सेल में भी एक-एक पार्टिकल को रखे जाने का एक तरीका है, जिसको उस सेल्स के नंबर्स को जगह को G1, G2, G3 बोलते हैं Gk तक और उसको रखे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो 2 टू द पावर n का जो कांसेप्ट है, ठीक? जैसे यहाँ पर हम लोग 2 ठो बक्सा था, 2 एनर्जी स्टेट था, तो 2 एनर्जी स्टेट था, तो उसका मैक्सिमम मैक्रो स्टेट कैसे निकाले थे? 2 टू द पावर n, n पार्टिकल के लिए। तो आप ये चीज़ तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि 2 ही एनर्जी लेवल नहीं होंगे, थर्मोडायनामिकल सिस्टम में। पार्टिकल्स को रखने के लिए ऊर्जा का जो स्थान है, वो केवल 2 नहीं है, वो अनगिनत है। या जेकेएलएम वो अफ़ाबाउ या हूंड के नियम जैसा भी नहीं है। वो G1, G2, G3 10, 20, 50, 100, 150 कितना भी हो सकता है। तो नियम क्या कहता था? जैसे 2 था तो 2 के ऊपर n लगाते थे, 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर G1 अगर पहला सेल का एनर्जी इतना है तो उसके पावर में n1 और अगर और पार्टिकल है आगे और भी है तो G2 n टू द पावर n, G k की पावर ये n की पावर k तक। तो ये जो इक्वेशन निकला हुआ है, ये 2 प्रकार की प्रोबेबिलिटी है। एक तो प्रोबेबिलिटी उसके मैक्रो स्टेट के सिलेक्शन की है और उसके सेल्स में क्या पोजीशन होगा एनर्जी को रखने का वो है और दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किए अपन, मल्टीप्लाई होता है ये चीज़ अपने आप में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, ठीक? तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी ना प्रोबेबिलिटी की, ये बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी रहेगी। अगर n पार्टिकल्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे, इसको जब रखेंगे,
तो बहुत बड़ी क्वांटिटी निकलेगी। तो यह समीकरण प्रायोगिक रूप से तो बहुत बड़ी राशि प्रदान करेगा, जिसकी गणना के लिए इसको लेना क्या होता है जी, इनकन्वीनियंट होता है या कठिन होता है। तब आता है यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो एक प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट बनने की ये है, और टोटल नंबर माइक्रो स्टेट बनने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई किए हम लोग। और संयुक्त प्रायिकता का परिभाषा यही है कि दो प्रायिकताएं मल्टीप्लाई होंगी, और आगे जितना सीरीज आगे बढ़ेगा उतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर लॉग का उपयोग किया जाता है, कि जब भी प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आया है उसमें लॉगरिथमिक कंसेप्ट हमने लेके आते हैं, और इसको देने वाले कौन थे, बोल्ट्जमैन। तो बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी रूल उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया कि लॉग का प्रयोग करते हैं, जिससे एक छोटी राशि हमको प्राप्त होती है, इस इक्वेशन से एक बड़ी राशि मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूं कि y इज इक्वल टू m गुणा n, और उदाहरण के लिए m के जगह 6 है और n के जगह 5 है, तो कितनी बड़ी राशि, 6 पंचे 30। और लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो log y बराबर log m प्लस log n, ऐसे होगा जी। तो दो राशियों को प्लस कर लिया, अब log 6 का मान और प्लस log 5 का मान, ऐसे करोगे। और टेबल देख के जो भी लिखोगे, जो कि हमेशा 30 से क्या होगा, छोटा रहेगा। तो बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व करोगे, लेके आओगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ी राशि जो कि गुणन मल्टीप्लिकेशन को छोटी राशि में या एडिशन में बदलने के लिए क्या का यूज किया जाता है जी, लॉग का यूज किया जाता है। और इस कंसेप्ट को किसने दिया, बोल्ट्जमैन ने दिया, जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और सबसे इस टॉपिक का मतलब इस यूनिट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रायिकता और एंट्रोपी, या एंट्रोपी के लिए बोल्ट्जमैन का संबंध। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल एक्सप्रेशन है ये। तो इसको करेंगे अपन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रूफ को देखेंगे और ये बोलता क्या है उस चीज को समझेंगे। यहाँ तक बेसिक बेसिक डेफिनेशन था जी। और सिलेबस को जाने, यहाँ तक को जाने, इस चीज को आपने समझा जरूर होगा कि ये मैक्रो स्टेट क्या होता है, ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। माइक्रो स्टेट क्या कहते हैं उसको आप समझ लीजिए। मैथमेटिकली उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं उसको समझिए। थर्मोडायनेमिकली प्रोबेबिलिटी कहने का क्या तात्पर्य है वो भी आप समझिए, कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। एंट्रोपी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये इक्वेशन कैसे आया है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर। और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दिया गया और उसके आधार पर एंट्रोपी की क्या परिभाषा दी गई। तो एंट्रोपी कहने का ये तात्पर्य है कि अलग अलग सेक्शंस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो वही एंट्रोपी के बराबर है ना। और मैंने बोला कि साम्य अवस्था में वो सबसे ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही एंट्रोपी कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन ये वाला, कि n के पार्टिकल्स को यदि आप रखते हैं इस तरह से, तो एक इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन मिलता है जो कि बहुत बड़ा है, जिसके रिड्यूशन के लिए बोल्ट्जमैन ने अपना लॉ दिया लॉग के अकॉर्डिंग। ठीक। और लॉग लेने का तात्पर्य मैथमेटिकली ये नियम है कि बहुत बड़ी राशियों को, जो मल्टीप्लाई राशियां हो रही हैं, उसको हम लोग प्लस करके छोटा कर लेते हैं। मतलब एक बहुत बड़े सिस्टम को छोटे रूप में समझने के लिए उसने एक मैथमेटिकल टूल दिया, जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी रिलेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब पढ़ते हैं अपन, है ना। तो टाइटल क्या है जी, प्रायिकता और एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए बोल्ट्जमैन का संबंध क्या बोलता है। आप जब भी परीक्षा में आएगा ऐसे ही लिखना है कि सांख्यिकीय परिभाषा के अनुसार हमारी एंट्रोपी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और उष्मागतिकी प्रायिकता W के प्राकृतिक लघुगणक का गुणनफल होता है। मतलब S इज इक्वल टू K log W, ये उसने निकाल के दिया। ठीक। तो निकाय की साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें सर्वाधिक संभावना या फिर प्रायिकता होती है क्या चीज की जी, स्थूल स्तर के पाए जाने की। और माइक्रो स्टेट जहाँ पे पाया जाता है वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और तो फिर इस आधार पे इस सूत्र में साम्य अवस्था में एंट्रोपी कितनी होगी, एस इज इक्वल टू के लॉग मैक्सिमम, डब्ल्यू मैक्सिमम, डब्ल्यू क्या है, सबसे अधिक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। थोड़ा सा इमेजिनेशन आप अच्छा रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। बोल्ट्जमैन ने क्या माना, बोल्ट्जमैन ये मान रहा है भाई कि किसी निकाय की जो एंट्रोपी है
वो मैक्रो स्टेट को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अलग-अलग माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग में मैक्रो स्टेट की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कौन? हमारा एंट्रोपी। तो उसने सिंपल भाषा में ये बोला कि जो एंट्रोपी था वो फंक्शन है किसका? प्रोबेबिलिटी का। तो सिंपल तरीके से एंट्रोपी एस किसी प्रकार का एक फंक्शन है किसका? हमारे प्रोबेबिलिटी का। तो S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू डिफाइन कर दिए। अब मान लेते हैं हम लोग कि दो हम लोग के पास सिस्टम है ए और बी, जिसकी अलग अलग एंट्रोपियां S1 और S2 हैं। अब एंट्रोपी ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बड़ी राशि है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो और व्यापक राशि है, बड़ी चीज है। तो जब भी दो एक्सटेंसिव राशियां होती हैं ना, वो एडिटिव नेचर की होती हैं। उनका नेचर फिजिक्स में कैसा है? ऐड होने का है। तो अगर हम लोग निकाय की कुल एंट्रोपी निकालते हैं इस तरह से, तो टोटल एंट्रोपी हो जाएगा S1 प्लस S2। अगर दो निकाय ए और बी लिए हैं तो उनकी कुल एंट्रोपी होगी S1 प्लस S2। अब मान लेते हैं कि पहले निकाय में मैक्रो स्टेट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी W1 और दूसरे निकाय में की प्रोबेबिलिटी W2 है। तो दोनों निकाय ए और बी की जो प्रायिकता है, तब टोटल प्रायिकता क्या होगा? W1 इंटू W2। दो इंडिपेंडेंट घटनाओं के घटित होने की जो प्रायिकता है, मल्टीप्लाई नेचर रखता है जी अपने आप में। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नेचर रखता है। तो इसलिए दोनों चीजों के घटने की प्रायिकता को मल्टीप्लाई पे आप लिखेंगे। तो अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखो तो फंक्शन W इज इक्वल टू फंक्शन W1 इंटू W2। और चूंकि मैं जानता हूं कि फंक्शन ऑफ W किसको डिफाइन किया हूं? एंट्रोपी S को। इसका मतलब है कि S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 इंटू W2 और S1 फंक्शन ऑफ W1 होगा। सिमिलरली उस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अलग-अलग, और S2 फंक्शन ऑफ W2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे लिख सकता हूं? इस तरफ S की जगह मैं लिख सकता हूं यहां से फंक्शन ऑफ W1 इंटू W2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 प्लस W2। इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, आप बातों बातों में यहाँ पे एक तरफ जो चीज प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन था इनटू में था, उसको किस में बदल दिए आप? प्लस में बदल दिए। बड़ी राशि को छोटी राशि में आपने बदल दिया। अब हमने इंडी अभी आपको फंक्शन नहीं पता ना कि ये कौन सा एफ है, एफ में साइन है कि कॉस है कि ई पावर है, ये सब चीज आपको नहीं पता। तो ये एक फंक्शन डिफाइंड है। अब भाई इसके डिटेल बिहेवियर को स्टडी करते हैं एक एक वेरिएबल को लेते हुए। इस इक्वेशन नंबर 3 को एक बार W1 और एक बार W2 के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो फंक्शन ऑफ W1 इंटू W2 का डिफरेंशिएशन एफ डैश W1 इंटू W2, और एक्स्ट्रा फलन का फलन है जी, तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा? W1 का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? W2 इज इक्वल टू एफ डैश W1 एफ W2 का 0 हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, आंशिक अवकलन। सिमिलरली जब इक्वेशन नंबर 3 का W2 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश W1 इंटू W2, W1 एक्स्ट्रा आएगा और ये मिलेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है W1 के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ वो निकाल लिए। ये जो निकला है वो W2 के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ वो निकाल लिए। हम दोनों की तुलना करना चाहते हैं, तो दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दिया हमने। तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाय 5। तो फाइनली आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस तरह से एक्सप्रेशन कि F1 W1 अपॉन F डैश W1 F डैश W2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। इसको एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा जी कि W1 F डैश W1 W2 F डैश W2 आपस में बराबर है, और इसको जनरलाइज करोगे तो सब आपस में एक्सप्रेशन 3 4 5 6 करते करते बराबर होगा। तो बोल्ट्जमैन ने माना कि ये सब एक कांस्टेंट k के बराबर है मैथमेटिकली, जैसे हम डिफाइन करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि W1 F1 डैश F डैश W1 भी किसके बराबर है? k के बराबर है। और W2 F डैश W2 भी किसके बराबर है? k के बराबर है। तो यहां से एक एक्सप्रेशन ये मिलेगा आपको कि F1 हाँ W1 का F डैश इज इक्वल टू k बाई W1, और वैसे ही यहां से आपको मिलेगा F डैश W2 इज इक्वल टू k बाई W2। डैश लिखने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम एक एक इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन निकला उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं।
सूक्ष्म स्तर पर कंबाइन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो ये डिफरेंशिएशन वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हट जाएगा इंटीग्रेशन की वजह से। तो एफ डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 1/W1 का इंटीग्रेशन जी log W1 प्लस एक कांस्टेंट C1 यहाँ से मिलेगा। वैसे इसका जब करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और इन जनरल फॉर्म में अगर ये आगे भी है W3 W4 तो सब ऐसे मिलते जाएगा। तो जनरलाइज रूप में लिखोगे तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू इज प्लस एक जनरल कांस्टेंट C, ठीक, एक जनरल कांस्टेंट C। तो यदि टेम्परेचर 0 केल्विन पर है तब एंट्रोपी क्या होगा जी किसी भी सिस्टम का 0 होगा। 0 केल्विन पे किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी एस क्या होगा 0 होगा। और एंट्रोपी यदि 0 है और 0 केल्विन पर साम्यावस्था की स्थिति में सिस्टम के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक है, सारे मॉलिक्यूल्स अपने साम्यावस्था की स्थिति में है, तो W का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये 0 इज इक्वल टू के लॉग 1 प्लस C, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो C की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इस तरह से C की वैल्यू आपको 0 मिल गई और जब कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉग W, जहां W क्या चीज है जी, प्रोबेबिलिटी है थर्मोडायनेमिकली, और यही एक्सप्रेशन कहलाता है बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी रिलेशन, जो कि तय है आपके परीक्षा में आना ही है। जहां K को एक सार्वत्रिक थर्मोडायनेमिकली नियतांक कहते हैं जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। इस प्रकार बोल्ट्जमैन एंट्रोपी संबंधी यह बताता है कि किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय के उष्मागतिकी प्रायिकता के लघुगणक के समानुपाती होता है। और लघुगणक का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपको ये चीज बताना लिखना नहीं है, लेकिन माइंड में आपके ये जरूर होना चाहिए कि चूंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल रूप में ऐसा आता है, उसको छोटा करने के लिए लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया और उसको करने वाला कौन था, बोल्ट्जमैन था। और वो जो किया वो उसका काम यहाँ से शुरू हुआ है, तो आपको यहाँ से लिखना है। अगर ये 8 से 10 नंबर में आता है तो यहाँ से शुरू करिएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरीके से ये सिलेबस अपन आगे करेंगे। अगले क्लास में मैं फिर से कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन वाली थ्योरेटिकल वाली चीज़ों को लूँगा, क्योंकि भाई वो उसको जानोगे नहीं तो फिर आगे फिर वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हम लोग, मैं सिलेबस पे आता हूँ, कहाँ गया जी हमारा इस यूनिट का सिलेबस, ये देखिए। तो आज हमने माइक्रो स्टेट जाना, माइक्रो स्टेट जाना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रियोरी, मतलब हर एनर्जी स्टेट को हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बराबर प्रोबेबिलिटी देते हैं, बराबर चांस देते हैं, तो प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन को आज पढ़े हैं, ठीक। इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या था और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं वो हमने जाना है, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ एक क्लास और इसका बनाऊंगा, जिसमें मैं ये जो एंसेम्बल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल है। और फिर ये छोटे छोटे डेफिनेशन, फेज स्पेस क्या है, फेज ट्रैजेक्टरी क्या है, को करते हुए ये बड़े मार्क्स का एक जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन में कितना होगा, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आई नो मैं थोड़ा रफली चल रहा हूँ इस यूनिट पे, बहुत डीप हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम को टारगेट करने के लिए इतना अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से आपके मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हमने आज जाना, उन सबको अपने दिमाग में फिट आउट करिए। जो भी किताब आप यूज कर रहे हैं उसको आप पढ़िए जैसा भी। तो एक क्लास में और ऐसी लंबा वाला इसके लिए बनाऊंगा, ताकि उसके बाद जो भी ये नोट्स है तुरंत आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। इसलिए एक क्लास हम और करेंगे इसके लिए, तब तक आप लोग इतना प्रिपेयर करके रखिए इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यूनिट के और एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके अपना ये फास्ट गोइंग कोर्स इस यूनिट का कंप्लीट करके आगे वाले अगले यूनिट में मूव करेंगे। तो आज हमने आउटलाइन भी देखा है सिलेबस को आप लोग बार बार देखते रहिए और यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स इस DSE के सिलेबस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स करिए कि ये मोड ठीक है, आपको चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ और टॉपिक हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसे जल्दी से शेयर करेंगे तो जल्दी से उस पे हम क्लास बना पाएंगे, ठीक है।
तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक करके रखिए, हम लोग मिलते हैं हमारे नए नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास और इस तरह से करके इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।